अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट में बेयकीनी की सूरत हाल, इसके साथ साथ माह जुलाई में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 30% कमी वाक़या हुई है। महंगाई का पारा हाई है और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया ज़रूरिया को एक बार फिर महंगा कर दिया गया है। रसद में रुकावटें और लचकदार शरह मुबादला, महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा एक बार पैदा हो गया है। ओगरा ने गैस की कीमत में 14% इजाफे की मंजूरी दे दी है। इससे क्या असरात मुरतब होंगे? बिजली ₹1.47 मजीद महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जुलाई में तरसीलात ज़र में 2% कमी वाक़ हुई है। इसी तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ट्रेड है उसका हजम जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें इजाफा हुआ है। सऊदी अरब के साथ 61% हुआ है, इसी तरह चाइना के साथ है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल एक मामला हमारे साथ जुड़ा है, जिसमें हम इस गवर्नमेंट को हमेशा से ये समझते थे कि आने से पहले ये गवर्नमेंट कह रही थी कि हम एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले आएंगे, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और हमारा इन्हिसार जो बहुत लंबे अरसे से ज़राअत पर है, हम उससे हटकर जो इंडस्ट्री है उसको इतना मजबूत कर देंगे कि पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार उस पर होगा। एक्सपोर्ट की सूरत हाल अगर हम देखें तो कोई बहुत खातिर ख्वाह नहीं बढ़ी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ इशारे मिल रहे हैं, जहाँ पर कुछ अशारिये बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। राना एहसान अफजल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे मुआशियात हैं। उनके साथ साथ हारून अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। हारून साहब, सर आपसे शुरू करूँगा। सर, स्टॉक मार्केट बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल है, अफगान सिचुएशन का बहुत ज़्यादा असर है या फिर मैं देख रहा था पिछले कुछ अरसे से ये जो अफगान मामला इससे पहले ही 47 पे आके रुक गई थी और 48 तक एक जंप हुई, लेकिन उसके बाद वापस आई और फिर 47 से ऊपर जाते अब तक मैंने नहीं देखा। शुक्रिया, बहुत बहुत सलाम, आपने मुझे इनवाइट किया। और स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल के बारे में जो आपका सवाल है, तो उसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त एक कंसोलिडेशन फेज में है, जो कि रिसेंटली इसने अपनी जो ग्रोथ दिखाई थी 2-3 माह पहले, उसको कंसोलिडेट करने के लिए उसको टाइम चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इन्वेस्टर के पर्पस के लिए मैं ये समझता हूँ, ये जानना जरूरी है कि जो हमारे कॉर्पोरेट लिस्टेड कंपनियों के जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर अगर हम तवज्जो दें कुछ देर के लिए, तो हमें यह नजर आता है कि वहाँ बहुत अच्छा नतीजा निकला। हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनियों की, पिछले साल के मुकाबले में और उससे पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 100%, 90% बेहतर है। तो प्रॉफिट्स कंपनियों के, लिस्टेड कंपनियों के जब बेहतर होते हैं तो इवेंचुअली मार्केट जो है वो ऊपर जाती है। और मेरा ये ख्याल है कि इस कंसोलिडेशन फेज के बाद मार्केट का जो रुझान होगा वो बुलिश रहेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये तो था इसका एक मुख्तसर सा जायजा स्टॉक एक्सचेंज का। अब अगर हम चले जाते हैं कि हमारी इकोनॉमी, जिसका जैसे कि आपने अपने प्रीएम्बल में बताया कि हमारी इकोनॉमी के सामने जो चैलेंजेस हैं, जिसमें सब चैलेंज नंबर 1 इज इन्फ्लेशन, चैलेंज नंबर 2 इज करंट अकाउंट डेफिसिट, चैलेंज नंबर 3 पाकिस्तानी रुपया का इस्तेहकाम जो कि करंट अकाउंट से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं और मैं ये समझता हूं कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है, अगर उसको मार्केट रिलेट रखा जाए तो नो मैटर व्हाट द रेट मे बी, it will always reflect market reality and that is the right policy in my opinion. तो ये इसका एक मुख्तसर सा जायजा है। ठीक है राना साहब, मैं चाहूँगा आप भी इसमें एडअप करें कुछ चीज़ें, फिर ज़रा आगे बढ़ते हैं। मैं आज महंगाई पर लाजमी तौर पे बात होगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की गई लेकिन आया नहीं उस तरह का रेवोल्यूशन, उस पर भी बात होगी। फिर ये जो कंटिन्यूस गैस के रेट्स बढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा इन सब चीज़ों पर आज स्टेप बाय स्टेप थोड़ी बात करते हैं। पहले सर, हमें इंपोर्ट्स का एक इतना डर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी मुआशी टीम को हिदायत की हैं कि इंपोर्ट्स को रोकें और गैर ज़रूरी सामान की इंपोर्ट को फौरी तौर पर रोकें, इसमें इजाफा हो रहा है। हुकूमत को रवा माली साल $70 अरब की मुतवक्का इंपोर्ट्स के बायस करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। देखें, करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम बात करें
तो हुकूमत ने जब बजट अनाउंस किया था तो हुकूमत की जो बजटेड करंट अकाउंट डेफिसिट था वो लेस देन 1% पे था। लेकिन अभी जो गवर्नर स्टेट बैंक है उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट 2 से 3% के दरमियान में होगा, जिसका मतलब है कि $6.5 अरब से लेके $9.5 अरब तक वो जा सकता है। जबकि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके जो वो फिगर्स देती है वो $13 अरब तक करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करती ट्रू। है, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ही ये $70 अरब की इंपोर्ट का जो है वो एस्टिमेट दिया है। और अगर आप 5% ग्रोथ की बात करेंगे तो वो तभी अचीव होगी जब कम से कम इतनी $70 बिलियन की इंपोर्ट आएगी, क्योंकि जब इंपोर्ट आएगी रॉ मटेरियल आएगा, पेट्रोल आएगा, आपकी मुख्तलिफ मशीनरी आएगी, तो ही आप इस तरह का जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो देख सकेंगे। लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर दो चीजें पॉइंट आउट होती हैं। एक तो हुकूमती जो एस्टिमेट्स हैं, जिस तरह लेस देन 1% से 2-3% पे स्टेट बैंक का कहना और कॉमर्स मिनिस्ट्री का इससे भी ज्यादा जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का कहना, और वो भी दूसरे महीने के अंदर। तो हमें इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के जो फिगर्स होते हैं उनमें कितनी ज्यादा वेरिएशन है और उनकी रिलायबिलिटी कितनी कम है जो हमें बजट में सुनाए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा चैलेंज है। अब आप सिर्फ ये देखें कि मई से लेके अब अगस्त तक, अब अगस्त जो है वो खत्म होने वाला है, तकरीबन $12 जो डॉलर है वो महंगा हो गया है। तो ये 7 to 8% हाइक है डॉलर की प्राइस के अंदर। तो जबकि आप सोचेंगे कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो गिर गई हैं। $75 ब्रेंट ऑयल प्राइस जो है वो गिर के $69 पे आ गई है। लेकिन पाकिस्तान में इसी दौरान में जो है वो पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है, क्योंकि डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है। और जिस तरह हारून साहब ने कहा कि अब हमारा फ्री फ्लोटिंग है डॉलर एक्सचेंज रेट जो है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे यही लगता है कि जो आगे करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से जो रिजर्व्स पे प्रेशर आएगा और जो डॉलर पे प्रेशर आएगा, तो ये भी एक इन्फ्लेशन को किक इन करेगा। और जो आपने कहा कि एलएनजी महंगी हो रही है और गैस की कीमतें महंगी हो रही हैं और आगे जाते हुए पेट्रोल भी महंगा हो सकता है, तो वो एक्सचेंज रेट का एक प्रेशर जो है वो एक बड़ा देखिए राणा रहेगा साहब, मैं प्रेशर। चाहूंगा आपने जो आपने एलएनजी तो का है। जिक्र किया है इस पर पहले मेरा ख्याल है आपके साथ एक प्रोग्राम हुआ भी है, लेकिन इस पे चलें एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। आप दोनों हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों सीनियर हजरात हैं, बेहतर जानते हैं चीज़ों को। हारून साहब, सर मैं ज़रा डॉलर पर भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले जब हम मुआहदे करते हैं मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के, उसमें बड़ा सोच समझ कर मुआहदा करना चाहिए। एक टाइम था जब एलएनजी की कीमत बहुत कम थी, हमें उस वक्त मुआहदा हमने नहीं किया, उस वक्त ना हमने टेंडर्स दिए ना बोली लगाई। उसका नुकसान ये उठाना पड़ रहा है कि अब जो एलएनजी हम लेने जा रहे हैं वो हमें $15 से $16 के बीच में मिलेगी। पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते $20 से $21 की हो जाएगी। डॉलर बढ़ते बढ़ते 170 पे जा रहा है। तो सर ये जो सारा मामला है, इस पर गवर्नमेंट को कितनी ज़्यादा रोक लगाने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरा, जो रेगुलेटर्स हैं इस तमाम तर सीरीज़ में, उन पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, आपने ये जो सब्जेक्ट आपने जो सवाल किया है एलएनजी का, पिछले तकरीबन 1 साल से या 2 साल से मैं समझता हूं कि टेलीविजन के ऊपर खासतौर से और मीडिया में जर्नल इसके ऊपर जितनी बहस हुई है, इससे ये पता चलता है कि, और आपको याद होगा एक बड़ा तारीखी इंटरव्यू था खाकान अब्बासी के साथ, हमारे पुराने एनर्जी के जो मुशीर थे, नाम उसका इस वक्त जहन में। जी हाँ। तो और फिर ये कि खास तौर से जियो टेलीविजन के ऊपर इसके बारे में इतने ज्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं, और इससे यही पता चलता है कि मैटर इज रियली वेरी कॉम्प्लेक्स, नंबर 1। नंबर 2, यस, ऑन ओवरऑल फॉर ऑर्डिनरी ऑडियंस लाइक अस, तो ये बात तय है कि हुकूमत ने इस मामले में खासी, मैं समझता हूं कि सुस्त रवि और नजरअंदाज किया बहुत अहम नुकात के ऊपर, और फैसले करने में देर की। इसमें मैं समझता हूं कि एक जनरल कंसेंसस सामने आता है। हाउएवर, प्राइसेस, अगर आपने माल नहीं खरीदा तो जैसे कि अब तो आज तो पेट्रोल की कीमत $63 की है, और आई थिंक कि गैस प्राइसेस आर समहाउ लिंक्ड विद द पेट्रोल प्राइसेस। तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूं
कि ये जो पिछले दिनों LNG का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इससे बेहतर कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इतनी बहस और मुबाहिसे के बाद अब हुकूमत की आंखें खुल जानी चाहिए और इसके बारे में न सिर्फ ये कि अच्छे फैसले करें, बल्कि अवाम और नास को ये पता चलना चाहिए कि ये फैसले कैसे हो रहे हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि फैसले हो क्या रहे हैं। मैं चाहूंगा हारून साहब और राना साहब हमारे साथ ही रहें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं राना साहब का भी व्यूज पे लेता हूँ। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी LNG के जो महंगे मुआहदे हैं उस पर हारून अस्करी साहब ने अपना व्यू दिया। मैं चाहूँगा राना साहब इस पर थोड़ी सी बात करें, फिर मैं ज़रा महंगाई वाले मामले पर भी बात करूँगा। राना साहब ज़रा इस पर थोड़ा सा अपना व्यू भी दीजिएगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे इन तमाम तर चीज़ों में? देखिए, LNG इतना हाईलाइट इस वजह से हुआ है कि PTI हुकूमत ने पिछली गवर्नमेंट जो थी PMLN की, उसके जो लॉन्ग टर्म मुआहदे थे उसकी बड़ी तनकीद की कि उन्होंने ये तकरीबन 13% ऑफ ब्रेंट के ऊपर मुआहदे किए, तो उनकी तनकीद की। तो अब जो भी डील वो करते हैं उनको जो है वो एक उसका मुआयना जो है वो पूरी कौम या जो है मीडिया उसका करती है और कंपैरिजन आ जाता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। कंपैरिजन क्या आया अभी देखें, कोरोना के अंदर ट्रैफिक एरा कंपनी ने जो PMLN के मुआहदे थे उनको 2 साल के लिए उन्होंने कहा कि आप हमारे से $4 के ऊपर जो है फिक्स कर लें, हम आपको सप्लाई दे देते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं वो लॉन्ग टर्म मुआहदे। और हुकूमत ने जो है इसको इग्नोर किया और इससे मेरे ख्याल से अरबों डॉलर का जो है वो लॉस आगे आने वाले टाइम में होगा। आज हुकूमत $13.4 MMBTU पे भी खरीद रही है और इससे बढ़ के भी $15 MMBTU पे भी जो है वो LNG खरीद रही है। और ओवरऑल जो एवरेज बाइंग की है स्पॉट पे हुकूमत ने, वो हमारे लॉन्ग टर्म मुआहदों से ज्यादा है जो PMLN ने किए थे। अब जो हुकूमत ने मुआहदा किया है जो कि PMLN के लॉन्ग टर्म मुआहदों से सस्ता है, उसकी सप्लाई अगले साल से आएगी। लेकिन इसके अंदर आपने ड्राई डॉकिंग जब की तो उस टाइम पे की जब आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है समर्स में, और कभी भी लोड शेडिंग नहीं हुई और लोड शेडिंग कर ली गई। और फिर जहां आप देखते हैं कि स्पॉट पे इतने महंगे खरीदे गए और वो तकरीबन रिकॉर्ड है इतने महंगे LNG खरीदने पे, वो आपकी प्लानिंग और डिमांड की मैनेजमेंट ना प्रॉपर तरीके से होने की वजह से मैं समझता हूं कि हुई। और इसका जरूर अब तक हुकूमत को अब इतना 3 साल जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है या उनकी एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जो पाकिस्तान ने लॉस उठाया भी है, अब मैं समझता हूं काफी ट्रेनिंग हो गई है। अब आने वाले दिनों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये मामला डिस्कस भी बहुत हो चुका है, सब चीज अवाम के सामने भी आ चुकी है, तो अब इसके अंदर अब मैं नहीं समझता कि कोई गलती की गुंजाइश हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए, कम से कम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है हारून साहब, सर इससे ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। वजारत ख़जाना ने रवा माली साल के हवाले से बताया कि $90 अरब के अखराजात का तखमीना है और 88 यानी $88 अरब की आमद की उम्मीद है। इसमें गैर मुल्की कर्जे भी शामिल होंगे। सर गैर मुल्की कर्ज़ों का जो बढ़ता हुआ बोझ है, अभी आपने हालिया खबर खुद भी सुनी होगी कि पाकिस्तान को 23 अगस्त को मिलने वाले हैं $2 अरब 77 करोड़ IMF की जानिब से। कोई शराइत नहीं होंगी इनकी, लेकिन जाहिर है वापसी होगी। ये जो बढ़ता हुआ बोझ है ये सर कहाँ ट्रांसफर होगा ऑल्टरनेटिवली? जाहिर बात है कि ये ट्रांसफर होगा सबसे पहले हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर, और इसका सिंपल सा जो जवाब है, और इसमें बारहा हुकूमत के तमाम लोगों ने फॉर लास्ट 10 ईयर्स इस पर कहा है कि जब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं होगा और हमारी डॉलर अर्निंग नहीं बढ़ेगी, हमें इस क्राइसिस से निकलने का इसके सिवा कोई और हल है ही नहीं। तो अब हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन मुंजमद समझिए 24 बिलियन से ऊपर जाके और 25 बिलियन से ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही हैं। और आज भी वो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो वही है जो पिछले 6-7 साल पहले 24 बिलियन 25 बिलियन तक हो गई थी। अब रुपया भी जो है वो मार्केट रिलेटेड हो चुका है, लिहाजा एक्सपोर्ट के ऊपर जब तक हम भरपूर कोशिश नहीं करेंगे,
हम अपने फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से बाहर निकल नहीं सकेंगे। अच्छा, और हमें कर्जों पर और इमदाद पर ही जीना पड़ेगा। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, मे बी मैं इस पे गलत हो सकता हूँ, कि स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला के ज़खायर पर इतनी तवज्जो मरकूज़ रखी अपनी कि रुपए की कदर जो गिर रही थी उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसका जिक्र हारून साहब भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो फ्लैक्सिबिलिटी थी शरह मुबादला में, इस अप्रोच की वजह से जो हमारी दरामदी इस वक्त अफरात ज़र है वो मार्च से मुसलसल बढ़ रही है? आपकी आवाज थोड़ी कट गई, जरा दोबारा रिपीट करेंगे? जी, मैं राना साहब ये कह रहा हूँ कि स्टेट बैंक ने जो ज़र मुबादला के ज़खायर है ना उस पर इतनी तवज्जो रखी है, और दूसरी तरफ हमारा रुपया गिरता जा रहा था जिसकी कदर मुस्तहकम नहीं रही, उस पर कोई तवज्जो थोड़ी कम थी, जिसकी वजह से जो शरह मुबादला की फ्लैक्सिबिलिटी है उसको अगर देखें तो इस अप्रोच की वजह से जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मार्च से कि हमें एक बार फिर ये ख़तरा पैदा हो रहा है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो दोबारा राइज करेगा, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे। इसके साथ साथ महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल, देखें अब इंपोर्ट्स तो बढ़ेंगी, जिस तरह आपकी इकोनॉमी नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी तो इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। और ये जो अभी आपने कहा कि 87 बिलियन यूएस डॉलर के हमारे इनफ्लोज हैं, इसमें हमें याद रहना चाहिए कि हमारे जो टारगेट्स हैं, हमने 33 बिलियन की गुड्स की एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है, हमने 8 बिलियन तकरीबन 8 बिलियन यूएस डॉलर की सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा है, हमने 31 बिलियन की रिमिटेंसेस का टारगेट रखा है। तो टारगेट्स हमारे बड़े हाई हैं। अच्छा राना साहब, 2% रेमिटेंसेस में भी कमी आई है जुलाई में। मैं वही कह रहा था कि रेमिटेंसेस में पहले जो महीना है उसके अंदर जो है 2% की कमी आई है, और ये जितनी कमी आएगी वो आपको अगले महीनों में कैचअप करनी पड़ेगी। इसी तरह मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज डॉलर का होगा इस साल का। अगर कोई चैलेंज है कि अगर डॉलर, क्योंकि अब मार्केट बेस है, डॉलर अगर हमारा प्रेशर रहा इनफ्लो आउटफ्लोज का, करंट अकाउंट पे प्रेशर रहा, तो ये डॉलर जो है अगर ये बढ़ता है तो उससे फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर हमारे ये जो है मामला जो है वो लोकल में मुश्किल में आ जाएंगे। तो ये चैलेंज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 24 अरब डॉलर की तो आपकी सिर्फ आपने पे बैक करने हैं जो कर्जे आपने लिए हुए हैं इस साल के अंदर, 24 या 23 अरब डॉलर के। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर हुकूमत के पास चैलेंज है। अभी जो अच्छी खबर है वो तो यही है कि 2.8 बिलियन आएगा, तो ये जो डॉलर को एकदम से ऊपर गया है, शायद डॉलर आर्जी तौर पे जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आए। और मैं समझता हूं कि जब ये डॉलर इतनी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट 15 से 18% आपकी जो जीडीपी है वो इंपोर्ट, उसका 15 से 18% इंपोर्ट होता है हिस्सा। तो वो इंपोर्ट जो है जब वो डॉलर महंगा होता है तो फिर महंगाई जो है वो डेफिनेटली बढ़ती है, और जाहिर है उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हारून अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फिर होगी अगले हफ्ते आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।